हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी वोकैब। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज से अपनी वोकैब चलेगी। ये जो वोकैब की सीरीज होगी आपको डेली मिला करेगी इसी चैनल पर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वोकैबुलरी की जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इडियम और फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम और एंटोनिम, हम इनको कवर करेंगे। कवर करने का बहुत ही यूनिक तरीका होगा। मैं आपको चीजें लेक्चर में ही लर्न करा दूंगा। बिलीव करना मेरी बात का। जो भी इडियम्स करेंगे हम, जो भी वन वर्ड करेंगे, मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा। चाहे कोई इसके पीछे की रियल स्टोरी हो या इसके पीछे मेरी खुद की बनाई हुई स्टोरी हो। कहने का मतलब यह है, फाइनली आपको जो वर्ड है, जो वोकैब है, वो आपको याद हो रही होगी, वो भी क्लास में। इसका जो मोक होगा वो भी हम अभी लगाएंगे। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा तुरंत एक मोक लगाएंगे। आप खुद को चेक करेंगे कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। अब आपका सवाल उठेगा, सर क्या ये जो आप करा रहे हो वो क्या मेरे एग्जाम में यूजफुल है? तो मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों ने सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया है और उन्होंने इंग्लिश सेक्शन को लिया है, ठीक है, मैक्सिमम साउथ के बच्चे हैं मेरे जिन्होंने इंग्लिश ले रखा है, उनके लिए बहुत यूजफुल है। उनका पूरा वोकैब सेक्शन कवर हो रहा होगा। जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर रखा है उन बच्चों के लिए यूजफुल है। और जिन बच्चों का सीएचएसएल का एग्जाम है उनके लिए यूजफुल है। क्वेश्चन उठता है, सर ये सीजीएल के लिए यूजफुल नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप खुद देखना चीजों को, ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको वोकैब करा रहा हूं, आपको देखना क्या ये आप मेरे एग्जाम में आते हैं, क्या ये चीजें मेरे एग्जाम पे आती हैं तो आप इस चीज को कंटिन्यू रखना। क्लियर है? और मैं जिस चीज को टारगेट कर रहा हूं मैंने आपके लिए आगे लिख रखा है। क्लियर है? तो चलिए आज की चीजों को स्टार्ट करते हैं। वो कैप का सेक्शन अगर आपको ये पसंद आए तो डेली आपको 5 से 10 मिनट निकालने हैं और इस पूरे लेक्चर को एंजॉय करना है। ठीक है? मजे मजे में सीखेंगे हम चीजों को और बहुत ही बेहतर तरीके तक लेकर जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सीजीएल में आई हुई वो कैब, सीएचएसएल में आई हुई वो कैब, आप तुरंत क्लास में ही उसको याद कर ले रहे हो। क्लियर है? चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने की वजह क्या थी, तो हमने अपने ग्रुप में एक पोल कंडक्ट कराया था। उस पोल के अंदर 86% स्टूडेंट्स ने बोला था कि हाँ सर, हमें इंग्लिश की वोकैब चाहिए। क्लियर है? तो आपके लिए ही लेकर आए हैं। लगभग 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज की डिमांड करते हैं कि हाँ सर हमें क्लास चाहिए। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था कि हम किस लिए इन चीजों को लेकर आए हैं और इनको क्यों चला रहे हैं। चलिए फिर आज का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है, आपको इसकी एक नोटबुक बना लेनी है। जो सीरियस बच्चे हैं, जो मुझसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिन्हें पता है चीजों का, वो इन चीजों को जरूर रखेंगे। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, अगर आप नोट्स नहीं बना सकते इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत बेहतरीन तरीका है, मैं आज आपको बता रहा हूं। आगे से मैं इन चीजों पे डिस्कस नहीं करूंगा। हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी, किस तरह से ये सीरीज रहेगी, मैं आपको डेली के डेली वोकैब्स कराऊंगा। ठीक है? हम डेली के छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी वोकैब लेंगे। लाइक आज हमने 15 वोकैब्स ले ली, तो 15 वोकैब से अगर हम डेली करते हैं 15 × 30 एक महीने में, तो आपके 450 वोकैब, 450 वोकैब, इडियम्स और फ्रेज आपके याद हो जाएंगे। बिल्कुल याद हो जाएंगे। ये 450 लगभग 500 के करीब, और आपके एग्जाम में घुमा फिरा के यही आते हैं। घुमा फिरा के यही चीजें आ रही होती हैं। आपको करना क्या है, या तो नोट्स बनाने हैं, नोट्स नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट। सर स्क्रीनशॉट क्यों लेने हैं? स्क्रीनशॉट लेने के दो रीजन है। पहला रीजन, आप इनको देखो, आपको जो जो चीजें याद हो गई ठीक है, अगर आपको किसी में कंफ्यूजन लगता है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको डेली अपने फोन में देखो। देख रहे हो? और जिस दिन आपको लगेगा हाँ ये मुझे अच्छी तरह याद होगी, उसको डिलीट कर दो। समझ लो, सपोज आपने 10 स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको 10 में से एक भी समझ नहीं आया, आपने 10 ले लिए, फिर देखो 5 रहने दो, 5 हटा दो, फिर पढ़ो, हाँ सारे आ गए, फिर उनको हटा दो। समझ पा रहे हो? इस तरीके से आपको इन चीजों को करना है और इसी तरीके से इसे फॉलो करना है। चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपनी चीजों को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला इडियम। पहला इडियम अपना क्या है? पहला इडियम है ऐड फ्यूल टू फायर। बड़े ध्यान से देखना, मैं इसके पीछे एक स्टोरी बताऊंगा और आपको माइंड में यही स्टोरी रखनी है। जिन बच्चों को इसका मीनिंग पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता तो आज सीखेंगे। मैं हमेशा ये मान के चलता हूं, मेरे से वो बच्चा पढ़ रहा है जिसने अब तक तैयारी शुरू नहीं करी, जिसने ये चीजें नहीं पढ़ी और वो पहली बार देख रहा है, और उसे अभी क्लास में ही याद होगा। ये इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। आप खुद को खुद चेक करेंगे। क्लियर है? ऐड फ्यूल टू फायर क्या है सर? ये ईडियम फ्रेज में आता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा और लिखा होगा ऐड फ्यूल टू फायर, और उसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ऑप्शन ए ये होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर आपको इसका मीनिंग पता है कि ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है, तो आप इस पर सही टिक करेंगे और आंसर करेक्ट हो जाएगा, वरना आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं इन चीजों को बताता हूं। देखिए, ईडीएम और फ्रेजेस में ना दो बातें होती हैं। क्या दो बातें होती है सर? एक ईडीएम फ्रेज ऐसा होता है जो आपको पढ़ते ही मीनिंग दे देता है। बड़े ध्यान से समझना, ये चीजें मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग में बता रहा हूं, स्टार्टिंग में, फिर हमारी स्पीड में चलेंगी चीजें। क्या कहना चाह रहा हूं, इडियम फ्रेज दो तरीके के होते हैं।
एक होता है जिसको आप रीड करेंगे ना, बड़े ध्यान से समझना, जिसे आप रीड करेंगे और आंसर दे रहा होगा, आप पढ़ते ही समझ जाओगे हाँ इसका मतलब ये है। जैसे कि ऐड फ्यूल टू फायर, आप देखोगे ऐड फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, ये पेट्रोल वगैरह ईंधन सारा फ्यूल। ऐड फ्यूल किस में ऐड करना, फायर में, आग में अगर आप घी डालोगे तो वो आग और बढ़ जाएगी, मतलब आप किसी मैटर को, किसी मुद्दे को और ज्यादा बढ़ा रहे हो, यही मीनिंग है इसका, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, समझ गए। तो एक तो ये होता है ईडियम किस टाइप का, जिसको आप रीड करोगे और आपका आंसर निकलेगा, पहला हो गया। ये तो बच्चे सारे कर देते हैं सर, इसमें नया क्या है, नया दूसरे वाले में। दूसरा वाला ईडियम कौन सा होता है, जिसको आप रीड करोगे ना लेकिन उसका मीनिंग नहीं निकलेगा, मतलब आप पढ़ोगे कुछ और निकलेगा कुछ और। जैसे अगर हम हिंदी में देखें तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका मतलब क्या ये है कि बंदर को आप अदरक खिला रहे हो और उसको टेस्ट नहीं पता, बिल्कुल नहीं, इसका मीनिंग कुछ और निकलता है। लेकिन आप बात को समझ पा रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे हिंदी में इसी तरह से इंग्लिश में होते हैं। तो जो इंग्लिश में इस तरह के जिसके मीनिंग पढ़ने से नहीं समझ आते, उसके पीछे एक कहानी होती है, और नहीं होती तो मैं कहानी बनाऊंगा, आपको उस कहानी को सच मानकर माइंड में बिठा लेना है। और ये हमारी साइकोलॉजी कहती है, जिन चीजों को हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं कहानी की तरह, उन्हें कभी नहीं भूलते। बस इसी चीज का फायदा हमें अपनी वोकैब में उठाना है, हमें अपनी वोकैब याद करनी है। क्लियर हो गया। मैं कोशिश करूंगा आपको ये सेकंड टाइप वाला, ये वाली वोकैब्स आपको बहुत अच्छे से करा सकूं, कुछ स्टोरी बना के, कुछ ना कुछ, या उसका रूट वर्ड लेकर, कैसे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें कराऊंगा। पहला लेते हैं अपन, एड फ्यूल टू फायर। क्या बातें समझ में आई, वो क्या अपनी जो ईडियम और फ्रेजेस है, ये ईडियम फ्रेज की सीरीज चल रही है अपनी, ठीक है। किसकी चल रही है, ईडियम और फ्रेज की। दो टाइप्स में होते हैं, पहला क्या है, एड फ्यूल टू फायर, ठीक है, और दूसरा कैसा होता है, जिसका मीनिंग ना निकल निकल पाए, मतलब आप पढ़ोगे और मीनिंग वो नहीं आ रहा होगा जो आप चाहते हो, क्लियर है, या जो उसका मीनिंग सही होगा वो मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है। करते हैं, अभी चीजें आएंगी आगे, मैं आपको बताऊंगा और आप खुद बताओगे कि सर ये टाइप 1 वाला है और ये सर टाइप 2 वाला है, क्लियर है। देखते हैं, एड फ्यूल टू फायर, सीधी सी बात है, पढ़ने में ही समझ में आ रहा है क्या, आग में घी डालना। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इंग्लिश को हिंदी में क्यों करा रहे हो, बहुत जरूरी है बेटा, इस बात को समझो आप। आग में देखिए, मैक्सिमम बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो कहीं ना कहीं वो हिंदी हमारे माइंड में आ जाती है, एग्जाम में नहीं दिखेगी ये, लेकिन अगर आप इसका हिंदी मीनिंग भी एक बार देख लेंगे तो माइंड में इमेज बन जाती है, समझ लो। इसलिए मैं इसकी हिंदी भी लिखता जाऊंगा, आपको पढ़ना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में नोट्स बनाओ, इंग्लिश में भी चीजें रहेंगी, ठीक है, बायलिंगुअल लेकर चलेंगे। जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है उनको भी दिक्कत नहीं होगी। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, टू मेक अ मैटर रोस्ट, मतलब किसी ऐसे मुद्दे को बहुत ज्यादा ही उकसा देना, छोटे से मुद्दे को बहुत ज्यादा अपनी बातों के थ्रू या किसी और तरीके से बहुत ज्यादा भड़का देना। जैसे इसे, इस इमेज को देखो, आग जली हुई है और इसके अंदर क्या डाला जा रहा है, घी डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, घी। अब जैसे ही इसमें घी डाला जाएगा तो ये और ज्यादा फैल जाएगी, फैलेगी या नहीं फैलेगी, बिल्कुल फैलेगी। तो यही इस सवाल का, इसका मीनिंग है ईडियम का, क्या, एड फ्यूल टू फायर, किसी भी मुद्दे को और ज्यादा बढ़ा देना और ज्यादा उसको और ज्यादा वो कर देना, ये इसका मीनिंग होता है। याद हुआ, पहला आपका कंप्लीट हो गया, अभी याद होगा, बस बने रहो इस चीज में, मेरे साथ बने रहो, आपको ये सारी चीजें याद होंगी। और मैं गारंटी ले रहा हूं, अभी आप कमेंट्स में मुझे बताना कि आपका स्कोर क्या आया, या आपको कौन सा याद नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट्स करके बताना, ठीक है। सेकंड देखते हैं, अगला है बीट अबाउट द बुश। अच्छा एक बात बताओ, इसे पढ़ के सर मीनिंग नहीं निकल पा रहा, ठीक है, अब इसके पीछे की स्टोरी समझो और इस चीज को देखो। देखो मतलब क्या होता है, बुश मतलब झाड़ वगैरह होती है, ठीक है, ये क्या है, ये बुश है, ठीक है। अब ये बच्चे कर क्या रहे हैं, इन बच्चों को एक टास्क दिया गया कि आपको ये जो झाड़, जो पार्क में झाड़ रखे आपको उसको तोड़ना है, तोड़ना है। तो इन्हें ये डंडा दे दिया गया और इसको काटने को कहा गया। आपको भी काम दिया जाता होगा, स्कूल में दे देते हैं या वैसे देते हैं ना, घर में काम दे देते हैं, तो आपको वो जो खरपतवार आ जाता है, जो झाड़ आ जाता है, आपको उसे तोड़ना है, काटना है। तो इन बच्चों को काम दिया गया, लेकिन इन्होंने क्या करा, वो उसके अबाउट में, अबाउट मतलब उसके अगल बगल में चारों तरफ इसको मारने लग गए यहां पर, ठीक है, और वो झाड़ ऐसे का ऐसे ही रहा। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने दाएं बाएं मारा, लेकिन जो ये बुश था, ये झाड़ जो इनको टास्क दिया गया था, इन्होंने वो कंप्लीट नहीं किया। क्या स्टोरी समझ में आई, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आया। इन बच्चों को एक टास्क दिया गया कि आपको ये जो बुश है आपको इसको तोड़ना है, काटना है, इन्होंने उसके दाएं बाएं काम करना शुरू कर दिया, मतलब कि काम चोरी। कहने का मतलब कि जिस काम को ये 10 मिनट में कर सकते थे उसमें 2 घंटे लगा दिए। इससे मीनिंग क्या निकलता है सर, इससे बड़ा ही खूबसूरत मीनिंग तैयार होता है, क्या, बड़े ध्यान से पढ़ना, घुमा फिरा कर बातें करना। अब जो बंदा घुमा फिरा कर बातें करता होगा, क्या उसका भी मीनिंग यही नहीं है, वो एक बात को तुरंत बता देगा, खत्म। और वहीं उसको घुमा फिरा कर लंबा कर रहा है। आप भी कई बार ऐसा करते होगे, सोचो, करते हो तो आप भी कहीं ना कहीं इसी ईडियम का यूज कर रहे हो।
बीट अबाउट द बुश, बीट मतलब मारना, कहां पर, अबाउट द बुश, बुश के चारों तरफ, मतलब जो टास्क है वहां बीच में नहीं आप शूट कर रहे हो, वहां नहीं मार रहे हो, आप दाएं बाएं घुमा रहे हो। क्लियर है, कहने का मतलब घुमा फिराकर बातें करना, ठीक है। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मतलब कि घुमा फिराकर बातें करना, इसका मीनिंग क्या निकला, घुमा फिराकर बातें करना, ठीक है। बीट अबाउट द बुश, कहां पर बीट करना, अबाउट चारों तरफ, मतलब घुमा फिराकर बातें करना। क्या आपको याद हुआ, अभी प्रैक्टिस सेट आएगा आप उसमें तुरंत बोलोगे हाँ सर याद हुआ। क्लियर है, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिराकर बातें करना। देखो मेरी क्लास में एक रिक्वायरमेंट रहती है और वो आप सभी बच्चों को फुलफिल करनी है, क्या, बोलना। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। बड़े बहुत ही यूनिक चीज है और ये बहुत ही, ये ले लीजिए बहुत यूनिक है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको नहीं आएगा ये चीज। मैं बोल रहा हूं इतना, इतना ही आपको बोलना है। मैं जिस तरह से बोल रहा हूं बीट अबाउट द बुश, घुमा फिराकर बातें करना, आपको भी बोलना है। बोलो सारे, बोलो भी, बीट अबाउट द बुश, बहुत बढ़िया। बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिराकर बातें करना, बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिराकर बातें करना। क्लियर है, दो तीन बार बोलो आपको खुद रिकॉल हो जाएगा, नहीं समझ आएगा तो स्क्रीनशॉट भी लेना इसका। क्लियर है, अगला देखते हैं। बेकर्स दर्जन, अच्छा एक बात बताओ, दर्जन तो सभी को पता होगा, दर्जन का मतलब नंबर में 12, दर्जन में कितना होता है 12। लेकिन बेकर, बेकर्स कौन होते हैं, बेकरी वाले, जिससे आप केक लेके आते हो, पेस्ट्री लेकर आते हो, वो बेकरी वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेकर्स। अच्छा इसके पीछे की कहानी क्या है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। एक कंट्री थी तो वहां के राजा ने क्या करा, मतलब वहां ज्यादातर यही बेकरी का ही प्रोडक्ट जो है वो बिकता था। तो वहां के लोग क्या करते थे, एक दर्जन में 12 देने की जगह ना कम दे देते थे। समझ पा रहे हो, मतलब वो, मैं कस्टमर हूं, मैं आपके पास आया, मैंने बोला मुझे एक दर्जन डोनट चाहिए, तो आपने 12 की जगह 10 पैक कर दिए, 11 पैक कर दिए, मतलब ऐसे ही। समझ पा रहे हो, तो वहां का जो रूलर था, वहां का राजा था, उसने एक नियम लागू कर दिया कि अगर कोई भी बेकरी वाला 12 की जगह कम देता हुआ पाया गया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। बड़े ध्यान से समझना, स्टोरी जो मैं बता रहा हूं अभी याद हो जाएगा, और ये एग्जाम में कितने 3 बार आया हुआ है। ये जो नंबर डले हुए हैं ना ये आपके, ये नंबर से जहां तक मुझे पता चला है कि ये बेकर्स डजन आपके पेपर में 3 बार आया है। किन एग्जाम्स में आया है, सीजीएल वाले एग्जाम्स में, सीएचएसएल वाले एग्जाम्स में, ठीक है, आपके ये दिल्ली पुलिस, मतलब जो भी आपके एसएससी के ये एग्जाम्स होते हैं उनमें ये 3 बार रिपीट हुआ है। तो आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। समझ पा रहे हो, कुछ इसमें वोकैब में कुछ सीजीएल सीएचएसएल कुछ दिल्ली पुलिस नहीं होता, बस आपको आनी चाहिए चीजें। आपके एग्जाम में यही आता है, जो सीजीएल में आता है वही सीएचएसएल में आ जाता है, सेम वही आता है। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये सीजीएल है या सीएचएसएल है, या ये सीआईएसएफ है या फिर ये बैंकिंग है। चीजें कहीं ना कहीं सेम होती हैं और वो कैप तो ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर है, अब एक बात जो मैं आपको कहानी बता रहा था इसके पीछे की क्या स्टोरी है। उस रूलर ने बोला कि जिस बेकरी वाले ने 12 से कम दिया, कहने का मतलब उसने कम दिया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इस डर से जितने भी बेकरी वाले थे उन्होंने क्या करा, अपने तरफ से एक नियम लागू कर दिया, या अपनी तरफ से ही एक चीज करा दी कि अगर कोई पर्सन एक दर्जन लेने आएगा तो हम उसे 12 ना देकर कितना देंगे, बहुत बढ़िया, कितना देंगे, 13। क्लियर हुआ, तो वहां से ही ये चीज चलकर आई। अब मैं गया बेकरी वाले के पास और मैंने बोला भैया एक दर्जन आप पेस्ट्री पैक कर दीजिए, ठीक है, या एक दर्जन डोनट्स पैक कर दीजिए। तो वो 12 नहीं करेगा, वो 13 कर देगा। 13 करने का रीजन क्या था, ताकि अगर गलती से कहीं एक कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो जो पनिशमेंट है वो मुझ पर ना आ जाए। बेशक एक ज्यादा चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर होगी बात, इसका एग्जाम्पल ये आपको इसमें दे रखा है, देखो ये बेकरी वाले ने ही पैक किया है। कितने इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। तो क्लियर हो गया। अब से एक बात ध्यान रखना, अगर बेकरी वालों का दर्जन है तो उसमें नंबर कितना होगा, 13। यही इस सवाल का आंसर है। क्या है, आपके पेपर में दे दिया जाएगा बेकर्स दर्जन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका ईडियम फ्रेज में मीनिंग क्या निकलता है, 13 इन नंबर, नंबर में 13, कोई भी चीज जो नंबर में 13 हो वो क्या होगा, बेकर्स दर्जन। दर्जन में 12 होते हैं लेकिन बेकरी वालों के दर्जन में 13 होते हैं। बहुत बढ़िया, सारे समझदार हो आप। क्लियर हो गया, इसी तरीके से चीजें याद करेंगे, हमने 3 याद कर लिए और अभी मैं आपका टेस्ट लूंगा, आप सारी चीजें बहुत आराम से बता रहे होंगे। क्लियर है, अगला देखते हैं, बैक स्टेयर्स गॉसिप। अच्छा स्टेयर्स क्या होती हैं, सीढ़ियां। बैक मतलब पीछे की सीढ़ियां, आपके घर में जो पीछे के दरवाजे से जो सीढ़ियां जा रही होंगी वो, ठीक है। गॉसिप्स क्या होता है, बातें, देखो मीनिंग निकालो आप। अब मैं दो चीजें कर सकता हूँ, एक तो मैं कोई अलग से कहानी बना दूं, दूसरा मैं क्यों ना इसी इन्हीं वर्ड्स में ही कुछ कहानी बना दूं। आपके पेपर में ये तो दिखाई देगा ना, बैक स्टेज गॉसिप क्वेश्चन देगा तो ये तो देगा, तो आप इसको पढ़ते ही मीनिंग निकाल दोगे।
समझ पा रहे हो? इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी वैसी कहानी ना बनाकर कुछ ना कुछ इन्हीं में से मीनिंग निकाल दूं। बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब होता क्या था, अगर आप जाओगे कहाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, यूके वगैरह जाओगे, उत्तराखंड नहीं, कहाँ, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, अगर आप यूके अमेरिका वगैरह जाते हो तो आप देखोगे वहां मूवीज में देखा होगा, जो उनके घर की सीढ़ियां होती हैं, बड़े ध्यान से समझना, ये उनके घर की सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों के नीचे यहाँ पर ये जो जगह होती है, यहाँ हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ मोटर लगी होती है, लेकिन उनके में मोटर नहीं होती, उनके में क्या होता है, यहाँ पर गेट होता है, और इस गेट में कौन रहता है, उनके सर्वेंट वगैरह, स्टोर रूम बना देते हैं, सर्वेंट रहते हैं, मतलब ये होता है। तो ये कहानी, ये कहावत जो है, ये वहीं से कहीं ना कहीं बनकर आई है, क्या, बैक स्टेयर्स गॉसिप, मतलब ये जो पीछे की सीढ़ियां होती थी, इन पर कौन रहते थे, नौकर, और नौकर लोग जब सुबह उठते थे तो भाई आराम से पहले बात करते थे, ठीक है, तो वहीं से ये चलकर आ गया क्या, बैक स्टेयर्स गॉसिप। बच्चा तुरंत जाके बोलता था, मम्मी बैक स्टेयर्स गॉसिप, पीछे बातें हो रही, मतलब नौकर आपस में बातें कर रहे हैं, तो वहीं से ही मीनिंग निकल के आया, बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब नौकरों के बीच की गपशप, या कुछ ऐसी फालतू फंड की बात करना जिसका कोई सर पैर नहीं ना कुछ। देखते हो ना, मजदूर वगैरह लोग आपस में ऐसी बातें करने लगते हैं, कोई सर पैर नहीं, बस पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स, समझ रहे हो, तो वहीं से हमारा इडियम निकल कर आया, ये एग्जाम में 3 बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट बहुत है, एक बार रिपीट हो जाता है हम जब नहीं छोड़ते, 3 3 बार आ रखा है, क्लियर है। बैक स्टेयर्स गॉसिप पता चला, ठीक है, टॉक अमंग्स सर्वेंट्स मतलब कि जो नौकर है उनके बीच की बातचीत, या कैसी बात जिसका कोई मीनिंग ना निकले, ये इस सवाल का क्या होता है, आंसर, क्लियर हुआ आपको। बैक स्टेयर्स मतलब पीछे की जो सीढ़ियां होती है वहां की बातें, क्लियर हो गया। यहाँ सर्वेंट्स का क्या होता था, रूम होता था, ये एक एग्जांपल है, ये सारे सर्वेंट्स हैं, ठीक है, तो ये मुझे मिला था, ये मैंने लगा दिया, क्लियर है, आपको याद हो गया, बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब नौकरों के बीच की बातें। अगला देखते हैं, बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून, अंबानी का होता। अब आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, देखो पढ़ते ही मीनिंग समझ में आ रहा होगा, जिन बच्चों को पढ़ते ही मीनिंग समझ में नहीं आया उन्होंने ये इमेज देखी होगी तो समझ में आ गया होगा। ये लो जी, क्या बोला, ये कह रहा है बी बोन, बोन मतलब जन्म लेना, कहा, विथ अ सिल्वर स्पून। एक बात बताओ, आपके घर में चम्मच है वो किस चीज की है, सिल्वर की है, चांदी की है, बताओ, नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है, ये कहावत वहीं से आई है, बी बोन ऐसी जगह पर जन्म लेना जहां पर सिल्वर स्पून हो, चांदी की चम्मच हो, क्लियर है, हमारे घर में तो एक दो होती है पूजा वगैरह करने के लिए, समझ रहे हो, तो ये चीजें कहां से आई है, ये चीजें कहीं ना कहीं इसी चीज को रिलेट करते हैं, बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून, ऐसी जगह पर जन्म लेना जहां चांदी की चम्मच हो, कहने का मतलब गरीब परिवार में नहीं, अमीर परिवार में जन्म लेना। एक तो तरीका ये था, याद हो गया। दूसरा तरीका, अंबानी जी का पोता, जो अंबानी जी का पोता है हम उसे बोल सकते हैं बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून, समझ रहे हो, उसका जन्म धनी परिवार में हुआ है, तो यही हमारा इडियम निकलता है, हमें मतलब नहीं होता इन चीजों से, हमने इन चीजों को इसलिए लिया ताकि ये इमेज देखकर हमारे माइंड में एक चीज आ जाए, आप जैसे ही इस इमेज को देखोगे आपको तुरंत याद हो जाएगा, हाँ, बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून मतलब धनी परिवार में पैदा होना। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून मतलब धनी परिवार में पैदा होना, बहुत बढ़िया भाई, यही इस सवाल का क्या है, ये रहा, और आंसर में क्या आएगा, धनी परिवार में पैदा होना, हिंदी में नहीं लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, जब आपको हिंदी मीनिंग याद हो गया तो इंग्लिश अपने आप बना दोगे, क्या है, टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, भाई ऐसे परिवार में जन्म लेना जो अमीर हो, क्लियर है, एग्जाम्पल आपके सामने है, और एग्जाम्पल है, हाँ बहुत है, कौन से, अभिषेक बच्चन, समझ पा रहे हो, तो ये चीजें आपको अब रिलेट करनी है और आप खुद इसके आंसर दोगे, हमने मजाक मजाक में कुछ ही टाइम में 5 वोकैब याद कर ली जो कि पेपरों में बहुत बार रिपीट हुई है, क्लियर हो गया। अब आप ऐसे यूट्यूब पर कहीं कुछ देख रहे हो, कहीं कुछ देख रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, कहीं कुछ, तो उससे बढ़िया क्यों ना यहाँ टाइम इन्वेस्ट करो, जो कहीं ना कहीं, जैसे आप थोड़ा वीक हो रहे हो, जैसे थोड़ा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फटाक से वीडियो चला दिए, देखने लग गए, कहीं ना कहीं वो क्या याद हो रही है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, मैंने इतनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें डाली हैं, ठीक है, राजू श्रीवास्तव को डाल दिया, थोड़ा कॉमेडी मूड आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, छठा, इस बैड को देखते ही समझ जाओ, अगर मैं आपको इस बैड पे सुलाऊं, बताओ भाई, आप बोलोगे सर, बस बस, समझ गया मैं, क्या ये बैड ऑफ रोजेस, रोज मतलब गुलाब, अच्छा अगर मैं आपको बैड दूं गुलाब का तो आप क्या समझोगे, कैसा एक वो दे रहा हूं, कंफर्ट, या फिर बहुत ही मतलब कष्टदायक जिसे हम बोलेंगे वो, आरामदायक, क्लियर है ना, कहने का मतलब आनंद से भरपूर। देखिए पढ़ते ही मीनिंग आ रहा होगा, बेड ऑफ रोजेस, कैसा बेड, गुलाब का बेड, उसमें आप लेटोगे तो आराम की नींद आएगी, बिल्कुल चैन की नींद आएगी, आपको वो भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि एग्जाम है अपना।
जिस दिन अपना एग्जाम क्लियर होगा उस दिन नींद आएगी आराम की। क्लियर है? देखो, बेड ऑफ रोजेस का मीनिंग प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। कहने का मतलब क्या है, कंफर्ट की जो सिचुएशन होती है उसे हम बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। क्लियर हो गया? इसके एग्जांपल्स भी कभी हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स के साथ, लेकिन अभी चीज आपको याद करनी है। और अभी मैं आपके जब टेस्ट लूंगा, तो अभी लूंगा टेस्ट इसी लेक्चर में, तो आपको चीजें बिल्कुल याद होने लगेंगी। आप खुद आंसर दे रहोगे, मैं आंसर नहीं दूंगा, अभी मैं सिखा रहा हूं आपको, तो आपको सीखना है। पेशेंस के साथ मेरी बातें सुननी है और सीखना है। फिर जब टेस्ट लेंगे तब आप करोगे, तब मैं सुनूंगा आपको। क्लियर है? बेड ऑफ रोजेस मतलब ऐसा बेड जो आरामदायक हो, बेड ऑफ रोजेस। अच्छा, अगर बेड ऑफ रोजेस का मतलब आरामदायक है, तो बेड ऑफ थ्रोन्स हो जाए, बेड ऑफ थोन्स हो जाए। अगर बेड ऑफ थोन्स हो जाए तो उसका मीनिंग क्या होगा? ये लो जी, कांटे। देखा है जंगल वगैरह के साइड में ये कांटे कांटे से पड़े रहते हैं। अब ये मैंने एक बिस्तर लगा दिया, अब आपको बोलूं यहां लेट जाओ, तो इसका मतलब क्या है? दुख और तकलीफ से भरा हुआ। नेगेटिव सेंस आ रही है ना, कहाँ गुलाब का बेड था और कहाँ कांटों का बेड। क्लियर है? तो ये इस चीज का मीनिंग निकलता है क्या? बेड ऑफ थ्रोन्स। ठीक है? इसका मतलब क्या है? अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, मतलब बहुत ही परेशानी वाली जो सिचुएशन होती है। आपके पेपर में 2-3 बार आया हुआ है ये कुछ ऐसे ही नहीं करा रहा हूं कि मैंने ऐसे उठाया और डाल दिया ना, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ये। सारे सारे की सारे इडियम फ्रेज जो भी मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर का ही है। और ये बात, ये हमारे एग्जाम्स का इतिहास है कि आपका जो वोकैब सेक्शन है 70 to 80% रिपीट होता है। 70 to 80% रिपीट होता है, और 20% तो आपको ऐसे ही आ जाएगा अगर आपको ये आ गया तो। ऑप्शन में तो वही होगा। समझ पा रहे हो? अभी बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करनी है चीजें। अगला देखते हैं, NX2 ग्राइंड। इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है। ये कौन है? ये पिक देख के बहुत से बच्चे पहचान गए होंगे कौन है ये। अब्राहम लिंकन। ठीक है? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे। बड़े ध्यान से देखना इसका मीनिंग क्या निकलता है। NX2 ग्राइंड। एक्स क्या होता है? कुल्हाड़ी। एक्स क्या होता है अभी? कुल्हाड़ी। ग्राइंड मतलब उसमें धार लगवाना। ठीक है? अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, बड़े ध्यान से समझना। एक बार की बात थी, एक जो धार वगैरह लगाता है ना कुल्हाड़ी में, तो वो पर्सन था। स्टोरी बहुत ध्यान से समझना। अगर आपने स्टोरी समझ ली तो इसका मीनिंग आप अपनी लाइफ में नहीं भूलोगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टू ग्राइंड 6 बार पेपर में रिपीट हो गया। और अभी लास्ट टाइम भी सीजीएल में आया हुआ था ये। समझ पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट टू ग्राइंड। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक पर्सन था, ठीक है? वो क्या काम करता था? वो कुल्हाड़ियों में धार लगाता था। अब लिंकन साहब इसके पास गए, ठीक है, और उनके हाथ में थी एक कुल्हाड़ी। ठीक है? उन्हें अपनी कुल्हाड़ी में धार लगवानी थी, तो वो उनके पास गए और इसके पास जाकर ना इसको पटाने लग गए कि यार वाह, कितना तेरे काम में कितनी फिनिशिंग है, तू कितने अच्छे तरीके से काम करता है। कहने का मतलब मस्का लगाने लग गए। आपके दोस्त होते होंगे, आप खुद होते होंगे, कई बार जो आपको काम करवाना पड़ता होगा तो आप पहले जाके ना उसको मस्का लगाते हो कि यार वाह, आज तो तू मस्त लग रहा है भाई, मोटे आज तो तू एक नंबर लग रहा है। समझ पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं आप उस चीज पे मस्का लगाते हो। तो वो मस्का लगाने के पीछे का रीजन क्या होता है? वो रीजन होता है कि आप कुछ काम करवाना चाह रहे हो। कहने का मतलब आपका कुछ सेल्फ है, कुछ सेल्फिश रीजन है। तो यही स्टोरी यहां से चलकर आई है। क्या? लिंकन साहब को अपनी कुल्हाड़ी में धार लगवानी थी, वो इस बंदे के पास गए और इस बंदे के पास जाकर क्या बोलते हैं कि तू काम करने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा। तो इसने क्या बोला? लाओ जी, आप अपनी कुल्हाड़ी दो, मैं आपके में धार लगा के दिखाता हूँ। उसने बहुत अच्छे से उसमें धार लगाई फिनिशिंग के साथ, और उनको दे दी, और वो चले गए। बाद में इस बंदे को रियलाइज हुआ, बाद में इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि इसने तो मेरा पोपट बना दिया, इसने तो मेरे को बेवकूफ बना दिया। तो वहां से ये चीज चल कर आई, कहावत क्या? NX2 ग्राइंड। मतलब अगर आप अपनी कुल्हाड़ी में धार लगवा रहे हो, मतलब आप किसी सेल्फिश रीजन की वजह से हमारे पास आए हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेज है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है? स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ठीक है? समथिंग डन फॉर अ सेल्फिश रीजन, कुछ ऐसा काम करना जो अपने सेल्फिश रीजन की वजह से उस चीज को कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? NX2 ग्राइंड। मतलब कि कोई ऐसा काम जो सेल्फिश रीजन की वजह से किया हो। कहानी याद हुई? अब्राहम लिंकन से हम इसको याद रखेंगे, क्या था? NX2 ग्राइंड। क्लियर है? अगला देखते हैं, एक्काइल हिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट आपका NX2 ग्राइंड था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, आपके पेपर में भी कितनी बार आया होगा, आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, वहां दिखा होगा 1000 बार। प्रीवियस ईयर में ये 1000 बार दिखा होगा। ठीक है? ये 7 तो गलत है, यहाँ 10,000 बार आना चाहिए, बहुत बार आया है। ठीक है? आप बोलोगे सर 10,000 बार कैसे आ जाएगा? मॉक टेस्ट देखो ना, लाखों बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, हर बच्चे के मॉक में एक बार दिखा होगा, हो गया लाखों बार। समझ रहे हो? चलो समझते हैं बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। एक्काइल हील्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? बड़े ध्यान से चीजों को समझना आपको, क्या कहना चाह रहा हूं।
इस देखो, एक तो आप पढ़ के इसका मीनिंग नहीं निकाल पाते, लेकिन आप एक चीज निकाल दो कि हील्स मतलब क्या होता है, एडी। ठीक है। अब इस इमेज को बड़े ध्यान से देखना, इस इमेज में कुछ अलग दिख रहा है, हाँ सर एक चीज मुझे दिख रही है, ये इस पर्सन के, इस बंदे की जो हील है उसमें क्या है, ये तीर घुसा हुआ है। ठीक है। अब इसके पीछे की कहानी समझो, ये जो एकाइल्स नाम का बंदा है, ये एक राजा था, रूलर था, और ये इतना ताकतवर था कि इसकी कोई कमजोरी नहीं थी, कोई भी इसकी वीकनेस नहीं थी, किसी भी लड़ाई में भेज दो जीत कर ही बंदा आता था, कभी नहीं हारा। ठीक है। तो एक दिन हुआ क्या, ये एक लड़ाई में गया, तो इसके जो हील थी उसमें ना तीर मार दिया किसी ने, कुछ इस तरह, देखो ये इसकी ये इमेज जो है वो कंप्लीटली इसी को शो करती है। ये इसके पैर में देखो, ये तीर लगा दिया, और जैसे ही इसके पैर में तीर मारा और तीर इसकी एड़ी में घुस के सीधे जमीन में घुस गया, तो ये अपने पैर को हिला भी नहीं पाया। कहने का मतलब ये वहीं फंस गया, ये देखो, और इसका दुश्मन आया और ये इसने मार दिया इसे। समझ पा रहे हो? तो इससे समझने में क्या आया कि ये जो एकाइल नाम का पर्सन था, ये जो राजा था, इस बंदे की कोई वीकनेस नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी, केवल एक कमजोरी बनी, क्या, इसकी हील्स। लोग सोचने लगा यार क्यों ना पहले ही इसके अगर एडी में तीर मार देते तो हम कितनी लड़ाइयां नहीं हारते। समझ पा रहे हो? तो वहां से ये कहावत चलकर आई, क्या, एकाइल हील्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब ये जो पर्सन था एकाइल्स नाम का, इसकी जो हील्स हैं वो क्या है, कमजोर थी। तो इसी से मीनिंग क्या निकला, कमजोर पक्ष। अगर आपकी कोई वीकनेस है, आप बोलोगे सर इंग्लिश मेरी वीकनेस है, तो इंग्लिश आपकी वीकनेस नहीं है, इंग्लिश आपकी एकाइल हील्स है। क्लियर हो गया? कुछ भी कमजोर पक्ष, स्मॉल बट फैटल वीकनेस, आपकी कोई भी कमजोरी हो, कुछ भी कमजोरी हो, आप उसे इडियम फ्रेज में क्या बोल सकते हो, एकाइल हील्स। क्या आपको याद हुआ? कैसे याद हुआ? ये जो एकाइल नाम का पर्सन था, रूलर था, राजा था, कभी नहीं हारता था, एक दिन उसकी हील में क्या लगा, तीर लग गया। ठीक है। और उस दिन वो मर ही गया, मतलब हार गया कंप्लीट तरह से। तो वो उसकी वीकनेस थी, क्या था, कमजोर पक्ष था। क्या आपको ये याद हुआ? बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों का मीनिंग एक ही है। देखो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़ा वगैरह, लड़ाई झगड़ा। ठीक है। तो ये यहीं से मीनिंग निकल कर आता है, एप्पल। कैसा एप्पल? ऐसा एप्पल जिसकी वजह से लड़ाई हो जाए। कौन सा एप्पल होगा सर? गोल्डन एप्पल। अगर हम लोग चार दोस्त गए और सेब खरीदे और उसमें से एक सेब सोने का हो, ठीक है, और बाकी सेब नॉर्मल है, ठीक है, तो आपस में सारे लड़ने लग जाओगे, भाई ये गोल्डन एप्पल मेरा है, गोल्डन एप्पल मेरा है। तो एक तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। क्या हो जाएगा, उस एप्पल की वजह से झगड़ा हो जाएगा, तो वो एप्पल क्या बनेगा, झगड़े की कारण बनेगा, झगड़े की वजह बनेगा। हर एक ईडियम के पीछे मैं कहानी डाल रहा हूं, आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल याद होंगी। अभी टेस्ट लेंगे, अभी आप खुद बोलोगे हाँ सर याद है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की वजह। क्लियर है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की वजह। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी यही होता है, झगड़े की वजह। इसके पीछे की दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी है, एक टाइम था जब मतलब कई सारी रानियां कह लो, ठीक है, वो क्या एक पार्टी में गई। तो जब वो एक पार्टी में गई कई सारी, ठीक है, तो वहां पर जो एक, जो सबसे खूबसूरत रानी थी, ठीक है, सब लोग उसी को देखने लग गए। तो एक थी जो उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। ठीक है। जो रानी उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, जब उसने देखा, अब जादू आता था इन सबको, उसने देखा सब लोग इसी को देख रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसने क्या करा, उस पार्टी में एक सेब उछाल दिया। ये दूसरी कहानी, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, उसने पार्टी में एक सेब उछाल दिया। तो जैसे ही वो सेब उछाला, तो सारे लोग उस सेब के पीछे भागने लग गए, मतलब वही हड़कंप सा मच गया, झगड़ा होने लग गया। ठीक है। तो ये वहां से भी एक ईडियम निकल कर आया, क्या, झगड़े का कारण। जैसे ही उसने वो एप्पल उछाला, तो उसी के बीच में उन सब में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। क्लियर है? वहां से निकल के आया क्या, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कैसा एप्पल, जिससे झगड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या निकलता है, झगड़े का कारण। अब हम अगर अपनी लैंग्वेज में समझे, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके दोस्त, आप देखते हो कहीं जा रहे हो पार्टी वार्टी करने, तो आपके दोस्त में एक दोस्त जरूर ऐसा होगा, जो क्या होगा, मतलब कंट्रोल नहीं होता होगा उससे, वो उसका जो स्वाभिमान है वो हमेशा बीच में आता है, और उसकी वजह से झगड़े हो जाते होंगे, या कहीं ना कहीं आप उस चीज को कंट्रोल कर जाते होगे। तो वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, वो पर्सन आपकी टीम में कौन है, झगड़े का कारण, मतलब कहीं ना कहीं उसकी वजह से झगड़ा हो जाता है। याद कर सकते हो आप इस चीज को। क्लियर है? ये था क्या, 10वां। अगला देखते हैं, एट 6 एंड 7, बहुत ही, ये ले लीजिए, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इस ईडियम में, बहुत ज्यादा। आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग अगर मैं बनाऊं तो क्या है, एक ऑफिस था, उस ऑफिस में ना सबको रैंक दी गई, जैसे कि आपको क्लास में दी जाती है ना, आपका रोल नंबर 1 2 3 4, इसी तरह से उसमें रैंक दी गई। तो ये जो दो गर्ल्स हैं, एक ये, एक ये, इन दोनों को गलती से 6 रैंक चली गई। ये लो जी, 6 आपकी, 6 आपकी। ठीक है। और बाकी सबको क्या था, 8 9 10, मतलब जैसी भी रैंक चल रही थी, इन दोनों को 6 दे दी गई।
अगले दिन जब ये ऑफिस में आई तो भाई 6 रैंक मेरी, और ये लड़की भी कह रही कि नहीं जी 6 तो मेरी है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होने लग गया, झगड़ा हो गया। तो भाई जो मैनेजर था उस बंदे ने एक सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला? उसने सॉल्यूशन ये निकाला कि एक महीने आप रहो छठे नंबर पर और अगले महीने आप रहो छठे नंबर पर। क्लियर है ना? एक महीने ये लेडीज छठे नंबर पर, एक महीने ये छठे नंबर पर, तो वो आ जाएगी 7th पर। क्लियर हो गया? तो वहीं से ये मुहावरा बनकर आ गया एट 6 एंड 7, मतलब कि छठे और सातवें स्थान पर। इसका मतलब, अब एक बात बताओ, आप भी उसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, ठीक है, और आपको रैंक मिली पहली या आपको मिली 1000वीं, उसको भूल जाओ, आप फोकस करो इस चीज पर। कहना क्या चाह रहा हूं, आप जब ऑफिस जाओगे तो आप क्या कंफ्यूज नहीं रहोगे हर महीने कि यार छठे नंबर पर ये थी, ये सातवें पर है, ये छठे पर है या सातवें पर है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी कंफ्यूजन से ही ये ईडियम बन गया, और इस ईडियम का मीनिंग क्या निकल कर आया? इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त। मतलब अगर आप किसी को छठे सातवें नंबर पर डालते हो, इसका मतलब उनको डिसऑर्डर में डाल दिया आपने, कि पता ही नहीं चलता कौन छठे पर है कौन सातवें पर है, क्योंकि हर महीने वो चेंज हो रहे थे। ठीक है, और महिलाओं का तो आपको पता ही है, छोड़ेंगी क्या मैनेजर को? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? तो एट 6 एंड 7 का मतलब अस्त व्यस्त, कहने का मतलब उन्होंने जो जो मतलब ऑर्डर था उसको ही बिगाड़ दिया। इस महीने इनको 6 नंबर और इस महीने उनको 7th नंबर। तो ये बात क्लियर हुई? एट 6 एंड 7 का मतलब क्या हुआ? अस्त व्यस्त, मतलब कि इन डिसऑर्डर। कोई भी चीज जो मतलब डिसऑर्डर में हो, अस्त व्यस्त हो, ठीक है, तो आप उसको क्या ईडीएम से यूज करोगे? एट 6 एंड 7। बोलना सभी को आप लोगों ने बोलना बंद कर दिया। बोलो तो सही, बोलोगे वो ईडीएम तुरंत याद हो जाएगा। दो ही कंडीशन है, पहला आपको स्पीक, बोलना है आपको। स्पीकिंग कम्स बाय, बोलने से ही बोलना आता है, और एक बार आपको बोलना आ गया वो चीज माइंड में बैठ जाएगी। पेपर में पढ़ते हो जब, कंप्यूटर के आगे जब क्वेश्चन आता है, तो पढ़ते ही तो हो, बोलते ही तो हो। जब बोलोगे तो माइंड में रिकॉल होगा, हाँ ये तो मैंने सुना है, और इसका आंसर, हाँ मैंने ये आंसर सुना है, तो टिक करोगे, सही लगेगा। अभी देखो, अभी आप प्रैक्टिस करोगे इसका। अगला क्वेश्चन, एप्पल ऑफ वन साइड। आप सारे की सारे कौन हो? एप्पल ऑफ वन साइड। किसके? मेरे। क्लियर है? आप सारे मेरे कौन हो? लाडले, प्यारे, दुलारे। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग भी यही निकलता है, कैसा एप्पल? किसी की आंखों का एप्पल। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आंखों का तारा। हिंदी में होता है आंखों का तारा, ठीक है, माँ का दुलारा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं वही इमेज को शो कर रहा है। ये बच्चा देखो कितना ढीठ टाइप का है, लेकिन मजे में है। क्यों? क्योंकि इसकी मामा जो है वो कौन, उसके लिए कौन है, मतलब इसकी मम्मी के लिए बच्चा कौन है? आंखों का तारा। कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, फुल मजे लो, खूब इंजॉय करो। तो कहीं ना कहीं ये जो ईडियम है, ये इस चीज को यूज कर रहा है, किसको? एप्पल ऑफ वंस आई। कहने का मतलब बहुत ही लवेबल पर्सन, ठीक है, बहुत ही डियरेस्ट पर्सन। अब आपका जो सबसे डियरेस्ट पर्सन हो, आप उसको बोल सकते हो एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, आप अपने बोल सकते हो एप्पल ऑफ वन साइड। समझ गए ना किसे? बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बोल सकते हो? एप्पल ऑफ वन साइड। और उसको पता है क्या बोलोगे? यार मजाक मजाक में ना मेरे एग्जाम में क्वेश्चन सही हो गया। कैसे? क्योंकि आपने ये ईडियम उसके लिए यूज कर दिया था कि यू आर माई एप्पल ऑफ वन साइड। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिविटी भी आएगी। क्लियर है? एप्पल ऑफ वन साइड का मतलब दुलारा, प्यारा, बिल्कुल ही लवेबल पर्सन, उसके लिए हम यूज करते हैं एप्पल ऑफ वन साइड। अच्छा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या था? झगड़े की वजह। बहुत बढ़िया, आपको सारी चीजें याद हो रही है, बने रहो। अगला देखते हैं। अगला क्या है? ये पिक तो सारे पहचान गए होंगे, कौन है? भगत सिंह। ठीक है, अब इन्हीं से ही मैंने इस ईडियम का आपके लिए आंसर तैयार कर दिया है। देखते ही, इनकी स्टोरी तो सभी को पता होगी। ऐसा कोई बच्चा जिनने भगत सिंह का नाम ना सुना हो? नहीं सुना? तो आप अभी लेक्चर बंद करो और भगत सिंह की स्टोरी देखो, मूवीज देखो, ठीक है, बुक्स पढ़ो। ठीक है, भगत सिंह तो सभी जानते होंगे। अब बड़े ध्यान से समझना इसका मीनिंग क्या है। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा सर जो ओल्ड है। अभी बात बताओ, ओल्ड सर का मतलब क्या है? बुजुर्ग नहीं। ओल्ड हेड का मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान। आपने देखा होगा आपके जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कैसे होते हैं? समझदार होते हैं। बेशक वो पढ़े लिखे ना हो, उनको फोन चलाना ना आता हो, उनको वो टेक्नोलॉजी यूज ना आती हो, लेकिन उनकी जो समझदारी है, जो बुद्धिमत्ता है, वो बहुत ज्यादा होती है। आपके पेरेंट्स, आप अगर कभी भी किसी सिचुएशन में फंस जाओ लाइफ में, सीधे अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनसे पूछो, वो उसका बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन देंगे आपको। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। समझ पा रहे हो? तो वही चीज आती है क्या? ओल्ड हेड। ओल्ड हेड का मतलब क्या होता है? ओल्ड हेड का मतलब ये नहीं है कि पुराना सर। ओल्ड हेड का मतलब है बुद्धिमान। और बुद्धिमान का मतलब ये नहीं होता कि आपको इंग्लिश आती है तो आप बुद्धिमान है, या आपको फोन कंप्यूटर लैपटॉप चलाना आता है तब आप बुद्धिमान है। बिल्कुल नहीं। बुद्धिमत्ता आपकी शो होती है कि आप
एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आके क्या डिसीजन लेते हैं, उन चीजों को किस तरह से हैंडल करते हैं, वहां पता चलता है आप में कितनी बुद्धिमानी है। क्लियर है? तो ओल्ड हेड और जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो सारे कौन होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। तो ये वहीं से एक कहावत बनकर आई है कि अगर कोई यंग शोल्डर है, यंग शोल्डर मतलब जवान कंधे, जवान व्यक्ति, पढ़ने में ही आ रहे हैं हमें। अगर कोई जवान पर्सन है और उस जवान पर्सन के कंधों पर, अगर कोई जवान पर्सन है और उसके कंधों पर यंग ओल्ड शोल्डर है, ओल्ड हेड है, सॉरी ओल्ड हेड है, तो इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है? इसका मीनिंग निकल कर आता है अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह इसकी बहुत ही यूनिक मिसाल है। मुझे कोई और नहीं मिला जो मैं इनकी जगह पर रिप्लेस कर पाऊं। क्लियर है? कि जिस उम्र में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उस उम्र में इन्होंने एक, ये ले लीजिए, हिस्टोरिक मिसाल देकर और खुद को फांसी पर चढ़ा दिया था, शहीद हो गए थे। क्लियर है? तो मैं वही चीजें बता रहा हूं। तो ये हम इसको जैसे ही पढ़ेंगे तो आपके माइंड में भगत सिंह की इमेज आनी चाहिए। ठीक है? हाँ भाई, कम उम्र में ही बहुत ज्यादा समझदार थे, तो मतलब क्या है? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर मतलब अपनी उम्र में ज्यादा समझदार होना। इंग्लिश मीनिंग अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कोई ऐसा बच्चा जो अपनी उम्र में बड़ों से ज्यादा समझदारी वाली बातें करता है, ज्यादा समझदारी वाली चीजें करता है, तो आप उसके लिए ये इडियम यूज कर सकते हो। क्लियर है? अगला एग्जांपल लेते हैं। आपको बोलना है, अगर आप नहीं बोलेंगे, केवल देख रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। वीडियो बंद करिए, लेक्चर बंद करिए और आप गाने चल सुनिए या कुछ भी करिए। कहने का मतलब आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर आप बोल रहे हैं जब भी फायदा है। बोलना है, एक एक ईडीएम को बोलना है। और मैं दावा दे रहा हूं आपको कि आपको एग्जाम में, तुरंत एग्जाम में बोलना नहीं पड़ेगा कि सर टाइम कितना रह गया, कितना बच गया। वो चीजें अगर वहां बोलने से बचना है तो यहां बोलना पड़ेगा। ध्यान रखो। अगर एग्जाम में गलती करने से बचना है तो यहां गलती करनी पड़ेगी। ध्यान रखो, यहां गलती करनी पड़ेगी तभी आप सीखोगे। ठीक है? अगला क्या है अपना? बैड ब्लड। अच्छा, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम इस बैड ब्लड को बड़े ध्यान से समझे, ब्लड मतलब खून, बैड मतलब गंदा खून। आप जो आपका दुश्मन होता है वो होता है, आप उसको बैड ब्लड ही कहते हो। बैड ब्लड मतलब आप उसको गाली वाली दोगे, कुछ मतलब नेगेटिव थिंकिंग ही रखोगे ना, तो ये वही यहां से निकलता है मीनिंग। क्या? बैड ब्लड मतलब शत्रुता। मतलब कोई भी पर्सन जो आपका दुश्मन है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो बैड ब्लड। क्या यूज कर सकते हो? बैड ब्लड। एग्जाम में बहुत बार आया है ये। और यही कुछ वो होते हैं जो हर बच्चा गलत करता है। ठीक है? और ये जो अपना था भगत सिंह वाला, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ये कोई गलत करेगा? नहीं करेगा। पढ़ते ही मीनिंग निकल रहा होगा, अंडरस्टैंड हो रहा होगा। लेकिन ये जो बैड ब्लड है ये गलत कर रहे होंगे। एकाइल हील्स आया था, गलत कर रहे होंगे। तो आपको यहां कमांड बनानी है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? जिन बच्चों को एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो मेरी इन बातों को रिलेट कर पा रहा होगा। या जिन्होंने बहुत ज्यादा मॉक दिए होंगे, वो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो इन बातों को समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? क्या था बैड ब्लड? शत्रुता। अब बड़े ध्यान से देखना, टॉम एंड जेरी किस किस ने देखा है? सभी ने देखा है। तो ये बात बात में लड़ते रहते थे, ये इसका दुश्मन होता है, ये इसका दुश्मन होता है। लेकिन आपस में ही दुश्मन होते हैं, कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्लियर है? लेकिन हमें समझना है, बैड ब्लड मतलब शत्रुता। चूहे और बिल्ली के बीच में हमेशा शत्रुता रहती है। ठीक है? तो वहां से हमने इस चीज को मतलब रिलेट कर लिया चीजों को, ताकि माइंड में बना रहे। अगला देखते हैं, बी इन द ड्राइविंग सीट। ठीक है? यहाँ टीबी आएगा। ठीक है? बी इन द ड्राइविंग सीट, टाइपिंग एरर है, टीबी आएगा। बी इन द ड्राइविंग सीट। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है सर? बड़े ध्यान से समझना और इस इमेज को देखो, आप खुद समझ जाओगे। इस इमेज में जितने भी दोस्त हैं, आप कभी गाड़ी में जाते हो, ठीक है, पार्टी वार्टी कर रहे हो, ठीक है, तो आप सारे इंजॉय करोगे। लेकिन जो पर्सन ड्राइव कर रहा होता है, क्या वो इंजॉय कर पाता है? नहीं सर। खुद मतलब खुद ही इसको रियलाइज करो और खुद बताना। कहने का मतलब, ये जो पर्सन होता है जो ड्राइव कर रहा है, इस पर्सन ने क्या कर लिया? सारी जिम्मेदारियों का भार उठा लिया। भाई ये फोकस रहेगा, अगर इसने भी मजे करने शुरू कर दिए तो ऊपर सीधे सीधे टिकट कटेगी। क्लियर है? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बी इन द ड्राइविंग सीट। कहने का मतलब, अगर आप ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो, इसका मतलब आपने सारी जिम्मेदारियों का भार उठा लिया। क्या गाड़ी में? नहीं, डेली लाइफ में। अगर आप घर की सारी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर उठा लेते हैं, तो हम उस चीज के लिए आपके लिए यूज करेंगे क्या? बी इन द ड्राइविंग सीट। आप ड्राइविंग सीट पर आ गए हो, मतलब अब जो आपके घर की कंडीशन है, आपकी जॉब लगने के बाद आप क्या करोगे? बी इन द ड्राइविंग सीट। ठीक है? आप ड्राइविंग सीट पर आ जाओगे। ठीक है? आप अपने पेरेंट्स को रेस्ट दोगे। क्लियर है? तो वहां अपना क्या बना? बी इन द ड्राइविंग सीट। समझ में आ रहा है? सारी जिम्मेदारियों का भार उठा लेना। इसका मीनिंग क्या होता है? सारी जिम्मेदारियों का भार उठा लेना। ठीक है? बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी जिम्मेदारियों का भार उठा लेना। बी इन द ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट पर आ जाना। ठीक है? अब मैं ड्राइविंग सीट पर आ गया हूं।
ठीक है, पहले कोई और था, अब मैं सारी जिम्मेदारियों को बाहर उठा रहा हूं। समझ में आया? इमेज देख के समझ में आ जाएगा। हमने 15 ईडियम्स को पढ़ा और इनको समझा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे लेट्स सी व्हाट यू लर्न। आपने क्या सीखा? अभी हमने 15 ईडियम्स करे हैं और मेरा इस बात का दावा है कि आपको 15 की 15 याद हो गए हैं। इसको एक बार और आपको देखना है। देखो, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, अपने लेक्चर्स में भी बोलता हूँ, अपने ऑफलाइन बैचेस में भी बोलता हूँ कि अगर आपने किसी चीज को एक बार करा तो उसे क्यों ना एक बार फिर कर लिया जाए। क्या सेम उतना ही टाइम लगेगा? आप बोलोगे नहीं सर। कहने का मतलब क्या है? ये है आपका टाइम, ठीक है, और ये है आपकी क्या, लर्निंग। बड़े ध्यान से समझना मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपने किसी चीज को एक बार करा और उस चीज को दोबारा कर रहे हो, ठीक है, तो जितनी बार आप इसको करोगे, जितने टाइम्स करोगे, ठीक है, आपका टाइम जो है वो कम होता चला जाएगा और आपकी लर्निंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इस लेक्चर को अभी आपने देखा, अगली बार देखोगे 2x स्पीड पर। समझ पा रहे हो? सीरीज, आपको एक कंप्लीट सीरीज फॉलो करनी है, प्लेलिस्ट में मिलेगी ये, ठीक है। वो कैब स्पेशल चल रहा है हमारा, मैं कंप्लीट सेक्शन डालूंगा और पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूंगा। आपको पार्ट 1 से ही फॉलो करना है। अभी एक टेस्ट भी लेंगे अपन। टाइम क्या था आपका? कम होता चला जाएगा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, और आपकी जो लर्निंग है वो उतनी बढ़ती चली जाएगी। ये रियलिटी है, ये सारी रियल फैक्ट्स हैं, आपको इसको माइंड में जरूर रखना है। अब एक लेते हैं 10 मार्क्स का टेस्ट। आपको कोशिश करनी है 10 में से 10 ही लेकर आने हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया जैसे आपके पेपर में आएगा। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आपकी बारी है बोलने की, अब मेरी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहला, एड फ्यूल टू फायर। क्या होगा आंसर? कमेंट्स करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। एड फ्यूल टू फायर क्या होगा? टू मेक अ मैटर ऑफ वेरी नियर। आपने देखा सर, हाँ यही तो इसका मीनिंग होता है। ए पे टिक कर आगे बढ़ गए। क्या टाइम लगा? वेरी नियर टू नहीं होगा, वेरी फार फ्रॉम, ट्रेवलिंग डेज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या आप इन्हें चेक करोगे? नहीं करोगे चेक। क्यों? क्योंकि पहला ही आंसर मिल गया। क्लियर है? अगला देखते हैं। आपको चेक करना है कि आपके 10 में से कितने सही हुए, ठीक है। आप मुझे बताओगे 10 में से आपके कितने सही थे। अगला देखते हैं। बीट अबाउट द बुश। चार ऑप्शन है, क्या होगा? टू टॉक इन अ राउंड अबाउट, हाँ जी ए होगा। मैं इनको चेक ही नहीं करूंगा, ए आंसर लगाया। आगे बढ़ जाते हैं। आपको टाइम देता हूँ 5 सेकेंड का। टाइमर चला दूं? 1, 2, 3, 4, 5, टाइम अप। ठीक है, बताओ भाई। बेकर्स डजन नंबर में 13 क्या है? 13 इन अ नंबर, ए होगा। सारे ए सेट कर दिए क्या? इसका आंसर क्या है? ए होगा। क्लियर है? ये चेक नहीं करेंगे, समझना है आपको। अगर ये आपके डी पर होता ऑप्शन में, जब भी आप समझ जाते, ठीक है। देखते हैं चीजों को, ए होगा इसका आंसर। क्लियर है? अगला देखते हैं। आपका टाइम स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, टाइम अप। बैक स्टेज गॉसिप, टॉप टॉक अमंग सर्वेंट्स, बिल्कुल यही ए इस सवाल का उत्तर है। बाकी के चेक नहीं करेंगे। क्लियर है? क्या है? नौकरों के बीच की बातचीत, याद है ना? बैक स्टेज गॉसिप। फॉरेन में जो घर होते हैं, जो सीढ़ियां होती हैं, उनके नीचे क्या होता है? उनके नीचे नौकरों का कमरा होता है। होता है। और इंडिया में क्या होता है? मोटर लगी होती है पानी की, ठीक है, सीढ़ियों के नीचे। समझ के? चलो अगला देखते हैं। पांचवा आपका टेस्ट हो रहा है, आपको 10 में से 10 लेकर आने हैं, बिल्कुल 10 में से 10 लाने हैं। बी बोन विथ अ सिल्वर स्पून, याद आया? अंबानी जी का पोता, देखना कहाँ है? 13 इन नंबर नहीं। बी बोन विथ इन बी टू बी बोन इन अ रिच फैमिली, हाँ सर यही है। क्या आप सी और डी चेक करोगे? नहीं करोगे। जो मैं बता रहा हूं ना, ये बात आपको बड़ी फॉलो करनी है। सी और डी को आप देखोगे नहीं क्योंकि आपका आंसर बी मिल गया। सपोज मान लो डी में भी कुछ ऐसा ही लिखा होता। अरे लिखा रहने दे भाई, अगर दो आंसर है तो मेरा तो सही है, सबका सही हो रहा होगा, लेकिन मेरा टाइम बच रहा होगा। समझ पा रहे हो? ध्यान रखना इन बातों को। अगला देखते हैं। बेड ऑफ रोजेस। रोज मतलब कि गुलाब के, उसका जो बेड है, मतलब कंफर्ट सिचुएशन। 13 नहीं। प्लेजेंट सिचुएशन, हाँ सर ये रहा। 20 सवाल का उत्तर है, मैं आगे के चेक ही नहीं करूंगा। क्या था? प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकंड भी नहीं लग रहे होंगे, लेकिन हमने समझने में टाइम लगाया। अब प्रैक्टिस में टाइम लगा रहे? नहीं लग रहा। अगला चेक करते हैं। बेड ऑफ थ्रोन्स। बेड ऑफ थ्रोन्स मतलब समझ गए, वो कांटे, ठीक है, कांटों के बिस्तर पे डालूंगा, मतलब कैसी सिचुएशन? फॉर मैनी डेज नहीं सर। फॉरगॉटन नहीं सर। विजिट प्रेजेंट, हाँ नहीं। हाँ डी क्या है? अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्ट, हाँ सर यही है। 20 सवाल का उत्तर। देखते ही काटोगे, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। सीधे याद आएंगी चीजें। क्या आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा? दिल पे हाथ रख के बताओ, आपको चीजें आ रही है नहीं आ रही? आप खुद कर रहे हो, आंसर निकाल रहे हो और विद इन सेकेंड्स निकाल रहे हो, इस बात को भी नोटिस करना। पहले टाइम लग रहा था, अब आपके माइंड में मैंने एक स्टोरी बना दी है इनकी, तो आपको तुरंत आ जा रही है चीजें। ठीक है, सीरीज को फॉलो करना। मैं कम से कम ये ले लो 500 से 700 आपको कम से कम वो क्या याद करा ही दूंगा, जब तक आपका CHSL का एग्जाम होगा या आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, या जिन बच्चों ने
इंग्लिश फिल करा है CISF में, उनका एग्जाम होगा, ये चीजें कराई दूंगा, डेली आया करेगा आपका इंग्लिश का, डेली आएगा और फ्री टू ऑल है। बस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर है? नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको ये लाइव मजा नहीं आएगा फिर इस चीज में। ठीक है, कोशिश करा करो कि तुरंत देखा करो। अगला करते हैं, 8वां, NX2 ग्राइंड। क्या होगा NX2 ग्राइंड? अब्राहम लिंकन, अपने मतलब के लिए वो कुल्हाड़ी में धार, याद आई बात? ऐसे याद करना है। ठीक है, देखूं, इम्प्रूव नहीं, एट नहीं, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, दिख गया मुझे सेल्फिश रीजन, सी सवाल का उत्तर। डी को मैं चेक नहीं करूंगा, डी को बिल्कुल नहीं देखूंगा, मुझे सी आंसर मिल गया। क्लियर है? अगला चेक करते हैं, एक्काइल हिल्स, याद आया? राजा जिसकी कोई कमजोरी नहीं थी, सीधे हिल पे तीर लगा और वो मर गया, याद आ गया? यही याद रखना है, हिंदी में लिखवाने का कारण ही यही था, कमजोर पक्ष, याद आया? आ रहा है ना याद? बस यही याद करना है। ऑप्शन देखो, आप खुद लगाओगे। स्पीक टू मच, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस, बिल्कुल सर, छोटी और वीकनेस। 20 सवाल का उत्तर। सी और डी को मैं चेक नहीं करूंगा। जिन बच्चों ने सी और डी चेक करा वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं अगर आपने सी और डी चेक करा तो। क्लियर है? अगला देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, 10 आउट ऑफ 10 लेकर आने आपको। क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब वही जो सेब उछाल दिया था, या वही गोल्डन फ्रूट जो गोल्डन एप्पल था। क्लियर है? क्या होगा भी? मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मुझे बी दिखा, मैं बी पे टिक मारूं, मेरी सीधे नजर गई मैटर ऑफ डिस्प्यूट पर, बी पर, मैंने ए को भी नहीं देख पाया। आपके साथ भी यही होगा, आप डायरेक्ट जैसे ही देख रहे होगे ना, सीधा आंसर ही दिख रहा होगा आपको, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 20 सवाल का उत्तर। कितना टाइम लगा मुझे ये बताओ? आप खुद बताना कि आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं। क्लियर है? अब आप लोग मुझे बताओगे कि आपने 10 में से कितना स्कोर करा, 1 करा, 2 करा, 3 करा, या 10 आउट ऑफ 10 करा। आपका जो भी स्कोर होगा मैं उसको एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ कमी आ रही है और चीजों को कैसे सुधारना चाहिए। मुझे कमेंट्स करके बताना कि क्या और अच्छे से इस चीज पे इंप्रूव कर सकते हो, या ऐसे ही चलने दूं। इसी तरह से स्टोरी बनाकर लेकर आओ और आप क्लास में ही याद कर लो। क्लियर है? आप मुझे अभी कमेंट्स में बताओगे 10 में से क्या स्कोर आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए कर लो ताकि आने वाले सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहें। क्लियर है? थैंक यू। तो अपने इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।